नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने Q4 नतीजे घोषित कर दिए हैं। इसके मुताबिक 2020 के जनवरी मार्च तिमाही में कंपनी को 6,348 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। वहीं पिछले साल की मार्च तिमाही में कंपनी की आय 1,38,659 करोड़ रुपए रही थी। चौथी तिमाही में रिलायंस जियो को 2,331 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जबकि इस अवधि में जियो की आय 14,835 करोड़ रुपए रही है। चौथी तिमाही में रिलायंस जियो का मुनाफा पिछली तिमाही के 1,350 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,331 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कंपनी के बोर्ड ने आज राइट इश्यू को भी मंजूरी दे दी है। यह राइट इश्यू 1,257 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लाया जाएगा। चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने और कंपनी को 6,348 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। जनवरी मार्च तिमाही में जियो को 14,331 करोड़ का मुनाफा हुआ है। कंपनी के बोर्ड ने राइट इश्यू भी जारी किए हैं, जो 1,257 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लाया जाएगा। तो भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने Q4 यानी चौथी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं और इसके मुताबिक 2020 के जनवरी मार्च तिमाही में कंपनी को 6,348 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। वहीं पिछले साल की मार्च तिमाही में कंपनी की आय 1,38,659 करोड़ रुपए रही थी। चौथी तिमाही में रिलायंस जियो को 2,331 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जबकि इसी अवधि में जियो की आय 14,835 करोड़ रुपए रही है। चौथी तिमाही में रिलायंस जियो का मुनाफा पिछली तिमाही के 1,350 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,331 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कंपनी के बोर्ड ने आज राइट इश्यू को भी मंजूरी दे दी है। ये राइट इश्यू 1,257 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं देश भर में कोरोना का अपडेट क्या है। अब तक कोरोना से अब तक देश भर में 1,075 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1,823 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। 60 साल से ज्यादा के मरीजों का डेथ रेशियो 51% है, यानी जो मौत हुई है उनमें 60 साल से ज्यादा उम्र के मरीज थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कहा है। बिहार में आज 19 नए मामले सामने आए। बिहार में कुल मामलों की संख्या अब 422 हो गई है। बाहरी लोगों को लाने के लिए बिहार में 19 नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। बाहर से आने वाले लोगों के लिए अब सिर्फ बस विकल्प है। बसों से ही उन्हें लाया जा सकता है। लोगों के लिए लाने के लिए स्पेशल ट्रेन नहीं चलेगी, ये साफ कर दिया है केंद्र ने। निजी गाड़ी की भी परमिशन नहीं दी जाएगी। समूह में ही लोगों को लौटना होगा। और बीते 5 दिनों में बिहार में कोरोना के बढ़े आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। ये बढ़ता ग्राफ है। बिहार में 26 अप्रैल को 23 मरीज, 27 अप्रैल को सबसे ज्यादा 68 मरीज सामने आए और 28 अप्रैल को 22 नए मामले सामने आए। 29 अप्रैल को 37 नए मामले सामने आए और 30 अप्रैल यानी आज 19 नए मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर 26 से 30 अप्रैल के बीच देखें तो बिहार में कोरोना के 169 मामले सामने आए हैं। झारखंड की स्थिति देखिए, झारखंड में किस तरह से ग्राफ बढ़ा है। हालांकि ये राहत की बात है कि आज एक भी मामला सामने नहीं आया। 26 अप्रैल को 15 नए केस सामने आए, 27 को 20, 28 अप्रैल को 2 नए केस सामने आए, 29 अप्रैल को 1 नए केस सामने आए और 30 अप्रैल को यानी आज एक भी मामला सामने नहीं आया है। 26 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच 38 नए मामले सामने आए हैं। बिहार के बाहर फंसे लाखों लोगों और छात्रों को वापस लाना सरकार के लिए मुश्किल साबित हो रही है। बिहार के लाखों लोग बाहर फंसे हैं, लेकिन उन्हें लाने के लिए बसें नहीं हैं।
डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की, लेकिन गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि बसों के जरिए ही घर वापसी होगी। विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जाए, नॉन स्टॉप ट्रेन, क्योंकि बिना स्पेशल ट्रेन से की व्यवस्था किए हुए केवल बसों से लाना संभव नहीं होगा। बिहार के डिप्टी सीएम ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? क्यों केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन से हटकर बस की जगह ट्रेन चलाने की मांग कर रहे हैं? तो जरा समझिए। एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख लोग बिहार वापस लौटना चाहते हैं, जबकि बिहार में सरकारी बसों की कुल संख्या महज 600 है और प्राइवेट बसों की संख्या करीब 15,000 है। सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक एक बस में 25 लोग बैठ सकते हैं, यानी सभी बसों को लगा भी दिया जाए तो लोगों को बाहर से लाने में महीनों लग जाएंगे। ऐसे में बस से कामगारों को वापस लाना मुमकिन नहीं दिखता। वैसे बिहार सहायता ऐप पर 27 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और बिहार सरकार ने 17 लाख लोगों को 1-1 हजार की सहायता राशि दी है। ये तो महज कुछ राज्यों के आंकड़े हैं। लिस्ट काफी लंबी है। देश भर में लाखों प्रवासी बिहारी कई प्रदेशों में रहते हैं, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री दावे कर रहे हैं कि सरकार ऐसे लोगों को वापस लाने में सक्षम है। सरकार सक्षम है, अपने लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ये भ्रम की स्थिति नहीं बने पूरे देश के अंदर, बिहार हर स्थिति के निपटने के लिए सक्षम है। इन सब के बीच बिहार के डीजीपी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्ती से पेश आएगी। बॉर्डर पर जहां भी राज्य की सीमा है, सीमा पर हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, वहां पर उनके रहने खाने की व्यवस्था की है। छुप करके बिना अपना टेस्ट कराए गांव में लोग अगर जाएंगे, घर में जाएंगे, तो वो ठीक नहीं होगा। वो लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन है, इस पर वो कार्रवाई हो सकती है। जाहिर सी बात है, गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक कुछ शर्तों के साथ प्रवासी मजदूर और छात्र अपने प्रदेश वापस लौट सकेंगे, लेकिन शर्तों के साथ ही सवाल यही कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वापस कैसे लाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दरअसल बिहार आने वाले लोगों की अब राह आसान नहीं दिख रही है। इस खबर के मायने तो यही नजर आ रहे हैं। लाखों लोगों को लाना फिलहाल मुमकिन नजर नहीं है। बिहार सरकार ने भी एक तरह से हाथ खड़े कर दिए। केंद्र ने सिर्फ बसों को परमिशन दी है। बिहार सरकार कह रही है कि ट्रेन आप चलाइए, लेकिन केंद्र ने मना कर दिया और कहा कि आप बसों से ही ला सकते हैं बाहरी लोगों को। बिहार सरकार के पास पर्याप्त बस है नहीं। एक साथ लाखों लोग आ गए तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के पास नहीं है, लिहाजा सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। और सवाल ये कि फिर उन बाहरी मजदूरों लोगों को कैसे लाया जाए। इस बीच जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने कोटा से छात्रों को बिहार वापस लाने के लिए 30 बसें भेज दी हैं और इस बारे में कोटा के कलेक्टर से भी बात हुई है, लेकिन प्रशासन 250 बस का इंतजाम करने पर ही छात्रों को वापस भेजने को तैयार है। पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर जमकर हमला भी बोला कि मैंने वहां पर 30 बस मैं लगवा चुका हूं और मेरा आग्रह कलेक्टर से था कि आप किसी भी परिस्थिति में लड़कियों को, बच्चियों को भेजिए। तो उनका कहना कि बच्ची भी कम से कम 100 बस से नीचे में नहीं होगा। तो ये परिस्थिति पैदा हुई जब बिहार सरकार के पास 600 बस सरकारी है, तो वो पूरी सरकारी बस पहले कोटा भेजे और बारी बारी से वो आप करे। डबल इंजन की सरकार है तो या तो ट्रेन लगवा दें, ट्रेन का पैसा फेयर भाड़ा सरकार दे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बिहार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। बिहार सरकार पर हमला करते हुए मनोज झा ने कहा कि आम लोग परेशान हैं, जबकि रसूखदारों के लिए कुछ भी संभव है। वहीं बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार से पलायन के लिए आरजेडी और कांग्रेस जिम्मेदार है। बिहार के लोग हैं, चाहे कोटा के छात्र हों या अलग अलग राज्यों में छात्र हों या प्रवासी मजदूर कहीं भी हों, उनके लिए इस प्रकार के उनको शब्दों में उलझाना ये कतई उचित नहीं लगता। भाव प्रदर्शित करना होगा और उसमें मुझको लगता अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत कंजूसी दिखा। प्रवासी मजदूर के रूप में हिंदुस्तान के हर कोने में हैं, परेशानी झेल करके बेचारे मजदूर सब अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए गए हैं। कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए ना
कि उनको रोजी रोटी भी नहीं हुआ। तो ये स्थिति में बिहार को कौन लाया है? सत्ता का कौन भोग करने का काम किया? ये लुटेरे लोग, ये बेईमान लोग क्या बोलेंगे? दरअसल बाहरी मजदूरों पर आखिर सियासत हो क्यों रही है, इसे समझिए। बिहार में इसी साल चुनाव है, विपक्ष कामगारों के मुद्दे को हवा देना चाहता है। केंद्र के फैसले के बाद अब विपक्ष भी बैकफुट पर है। इंतजाम के बहाने अब विपक्ष सरकार की संजीदगी पर सवाल उठा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए किसी भी सरकार के लिए लाखों लोगों को लाना आसान नहीं है। संक्रमण से बचाते हुए बिहार में रह रहे लोगों को भी संक्रमण से बचाना है। ऐसे में बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। इस बीच झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों की घर वापसी हर हाल में होगी और इसके लिए राज्य सरकार ने व्यापक तैयारी की है। नोडल पदाधिकारियों को जहां नियुक्त किया गया है, वहीं केंद्र सरकार से संपर्क कर मजदूरों को वापस लाने की शुरुआत जल्द की जाएगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो सरकार रेल और हवाई सेवा का भी उपयोग कर सकती है। झारखंड के बाहर के राज्यों में पढ़ाई कर रहे बच्चों के अभिभावकों से मुख्यमंत्री ने अपील करते हुए कहा कि आप चाहें तो अपने अपने जिले के डीसी से पास लेकर बच्चों को ला सकते हैं। इसके लिए सभी डीसी को पास निर्गत करने का अधिकार दिया गया है। कोल्हान और पलामू प्रमंडल के विधायक और सांसदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सीएम ने उनके क्षेत्र की स्थिति और कोरोना राहत बचाव के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। बिल्कुल स्पष्ट इसमें सोच है। हम मजदूरों को लाने के पक्ष में हैं, छात्रों को लाने के पक्ष में हैं। अपने राज्य के लोग जो दूसरे राज्यों में नौकरी इलाजरत हैं उनको लाने के पक्ष में हैं। और इसके लिए अगर हमें हवाई जहाज़ों का भी उपयोग करना पड़ेगा तो वो भी हम करेंगे और हर हाल में अपने लोगों को यहाँ लाने का काम झारखंड सरकार करेगी। बाहर फंसे लाखों लोगों की घर वापसी बड़ी चुनौती है। सभी को वापस लाने के लिए 25,000 बस या 125 स्पेशल ट्रेन की जरूरत है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन भी एक बड़ी चुनौती है। देश भर के कई राज्यों में झारखंड के लोग फंसे हैं। महाराष्ट्र में 1,07,000 के करीब झारखंड के लोग फंसे हैं। गुजरात में 72,000 प्रवासी झारखंड के हैं। आंध्र प्रदेश में करीब 65,000, तेलंगाना में 42,000। ये राज्यवार आपको हम आंकड़े दिखा रहे हैं, झारखंड के कहां कितने लोग फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र में 1,07,000, गुजरात में 72,000, आंध्र प्रदेश में 65,000 झारखंड के लोग, तेलंगाना में 42,000, दिल्ली में 37,000, मध्य प्रदेश में 30,000 झारखंड के प्रवासी हैं। तमिलनाडु में झारखंड के 27,000 करीब लोग फंसे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 8,000, उड़ीसा में 3,500, पंजाब में करीब 3,000, राजस्थान में करीब 2,500, हिमाचल प्रदेश में करीब 2,000 और बिहार में करीब 1,500। अब जरा खबर समझिए। झारखंड आने वाले लोगों की राह यहां भी आसान नजर नहीं आ रही है, क्योंकि झारखंड के पास भी संसाधन सीमित है। राज्य के पास अपनी कोई बस नहीं है। अगर राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की और निजी बसों की सहायता भी ली तो उसमें राज्य सरकार को बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी। सरकार को राज्य के बाहर फंसे सभी मजदूरों को वापस लाने में कम से कम 6 महीने का वक्त लग सकता है। इस बीच बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। 3 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। हिंदपीढ़ी इलाके के 2 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक कोरोना पॉजिटिव का रिम्स में सैंपल लिया गया था और इसी के साथ अब राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 110 हो गई है। 3 नए मामले आज सामने आए। अब तक एक भी मामला सामने नहीं था, लेकिन यह बड़ी खबर, और इस बड़ी खबर के साथ झारखंड में 3 नए मामले सामने आए और संख्या 110 पहुंच गई है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की। क्या कोरोना काल बिहार के औद्योगिक क्षेत्र के लिए वरदान साबित होने वाला है? सुनकर आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन चीन से पूरी दुनिया में फैले कोरोना ने वहां मौजूद उद्योग धंधे को शिफ्ट करने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में भारत के उन इलाकों में निवेश की संभावनाएं बढ़ रही हैं जहां उद्योग धंधे अपने विकास की बाट जोह रहे हैं। इस वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, चीन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं
ऐसे में संक्रमण का केंद्र बने चीन में मौजूद उद्योग धंधे चलाने वालों की नींद उड़ गई है। चीन से अब इंडस्ट्रीज को दूसरे देशों में शिफ्ट करने की बात उठने लगी है। ऐसे में संभावनाएं भारत जैसे विकासशील देशों और खासकर यहाँ के ऐसे राज्यों के लिए भी संभावनाओं के द्वार खुलते नजर आ रहे हैं जो उद्योग धंधों के विकास की बाट जोह रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार भी उम्मीद लगाए बैठी है कि प्रदेश में निवेश के अवसर खुल सकते हैं। केंद्र सरकार को एक नीति, औद्योगिक नीति बनाना होगा कि हम उसको क्या क्या छूट दे सकते हैं। और राज्य सरकार तो पहले से ही औद्योगिक प्रोत्साहन नीति चला रही है। हमारे पास जमीन नहीं था, अभी हम लोगों ने शुगर केन डिपार्टमेंट का बहुत सारे जमीन, चाहे मुजफ्फरपुर हो, मीनापुर में हो, चाहे डुमरांव में हो, कई जगह हम लोगों ने जमीन लेने का काम किया और इस जमीनों पर हम लोग लगा सकते हैं। बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक को यदि उम्मीद है तो उसकी वजहें भी हैं। प्रधानमंत्री ने देश के तमाम राज्यों को मुसीबत से लड़ने का मंत्र दिया है और औद्योगिक जगत से इसे मौका में बदलने की अपील की है। ऐसे में बिहार जैसे लॉकडाउन स्टेट के लिए भी ये बड़ा मौका साबित हो सकता है। लिहाजा केंद्र सरकार से रियायत की मांग की जा रही है। बिहार के कुछ जोन को जहां हमारा फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हैं, उसको अगर बना दिया जाता, उसको टैक्सेस में छूट मिलती है भारत सरकार के द्वारा, चाहे वो कमर्शियल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, तो निश्चित रूप से बिहार को लाभ होगा। और हम लोग हर तरह से तैयार हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी तो इसके लिए हर जगह हर समय दोनों पांव पर खड़े हैं। बिहार के उद्यमी भी इस मौके को भुनाने की अपील सरकार से कर रहे हैं। बिहार सीआईआई के प्रेसिडेंट सत्यजीत सिंह का कहना है कि बकायदा टास्क फोर्स बनाकर प्रदेश सरकार को निवेश के अवसर ढूंढने चाहिए। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, दूसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ आ सकता है, तीसरा जो है बहुत अपॉर्चुनिटी है जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं डिफरेंट सेक्टर के, वो आ सकते हैं। हमारे यहाँ लेबर चीप है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन अच्छा है। सो इन सब कारणों से हमें लगता है कि बिहार को ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए आगे बढ़ के। वैसे बिहार सरकार ने निवेश बढ़ाने के लिए कुछ ब्लूप्रिंट भी तैयार किए हैं, जिसके तहत बियाडा से जमीन लेने पर निवेशकों के लिए स्टाम्प ड्यूटी फ्री होगी। उद्यमियों के लिए सरकार भूमि हस्तांतरण शुल्क भी नहीं लेगी। सरकार निवेशकों को आर्थिक सहायता देगी। साथ ही उद्योग लगाने के लिए टैक्स प्रोत्साहन की भी सुविधा होगी। बिहार में अभी तक एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं बनी है, जिससे बड़ी कंपनियां निवेश करने से परहेज करती हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि राज्य सरकार उद्योग से जुड़े नियमों में ढील देकर निवेश को प्रोत्साहित करे। अगर ऐसा होता है तो बिहार के लिए ये मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि कोरोना ने बिहार को वो मौका दिया है जिसके लिए बिहार लंबे समय से तरस रहा था। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े दिल्ली से स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर MS कंवर, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर किया। मैं नितिन बैरागी उज्जैन से। मेरा प्रश्न यह है कि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को ड्यूटी के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? मेरा नाम परशुराम शर्मा है और मैं हैदराबाद से बोल रहा हूं। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर साथ रह रहे हैं, खाना भी साथ ही खा रहे हैं, ऐसे में उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मेरा नाम अखौरी विपिन बिहारी शरण है, मैं रांची में रहता हूं। मेरा प्रश्न है, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को क्या एहतियात बरतने होंगे? अब फैक्ट्रियां खुलनी शुरू हो जाएंगी तो जाहिर है कि मजदूर लोग इकट्ठा वहाँ पे काम करेंगे। कई लोग तो शेड्स के नीचे काम करते हैं, कई लोग बंद कमरों में, बड़े बड़े हॉल्स होते हैं वहाँ पे काम करते हैं, और रहते भी कमरों में जहाँ एक एक कमरे में कई मजदूर होते हैं। तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल बना के रखनी पड़ेगी, मास्क हर वक्त पहन के रखना पड़ेगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और
फ्री टाइम पे भी जब उनका काम ऑफिस का ख़त्म हो गया, फैक्ट्री का काम ख़त्म हो गया, तो वो बैठे हैं तो डिस्टेंस बना के, और अगर किसी को सिम्टम है तो उसको फ़ौरन मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए, अपनी टेस्टिंग करानी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि एक मज़दूर से कईयों को बीमारी लग जाए। और खाने के बर्तन भी उनको शेयर नहीं करने चाहिए और अच्छे तरीके से उनको धोना चाहिए। और उसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।